Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. और क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट और आज का ये सेशन ना आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल होने वाला है। अगर आप लॉ या क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपकी पूरी फाउंडेशन बिल्ड कर देगा। आज हम डीप डाइव करेंगे द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसने क्राइम और लॉज को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी डिले के पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछती हूँ। वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स? आखिर लोग जुर्म करते क्यों हैं? क्या वो नेचुरली बुरे पैदा होते हैं या फिर उनका एनवायरनमेंट उन्हें बुरा बनाता है? इस फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मिड 18th सेंचुरी में, जब द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सामने आई। और इस स्कूल ने ना इस सवाल का एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एग्जाम ब्लूप्रिंट। हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल स्कूल, 2. बेकेरिया और उनके व्यूज ऑन बैड लॉज, 3. जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी, 4. इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस और फाइनली 5. क्रिटिसिज्म्स एंड लिमिटेशंस। ओके, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल स्कूल। 18th सेंचुरी के मिडिल में जब ये स्कूल डेवलप हुआ ना तो इसने सोसाइटी को लिटरली शॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने क्राइम को किसी सुपरनैचुरल फोर्सेस या डीमन से नहीं जोड़ा था, बल्कि ह्यूमन लॉजिक से जोड़ा था। इसने क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए एक बिल्कुल नया रैशनल फ्रेमवर्क दिया। क्लासिकल थिंकर्स का सबसे बड़ा, सबसे कोर कॉन्सेप्ट था फ्री विल, जिसका सीधा सा मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स पूरी तरह से रैशनल होते हैं, है ना। हमारे पास अच्छे और बुरे यानी लॉफुल और क्रिमिनल बिहेवियर के बीच फ्रीली चूज करने की पावर होती है। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई क्राइम करता है तो वो इसलिए क्योंकि उसने अपने पर्सनल मोटिव्स या ग्रीड को पूरा करने के लिए पूरे होशो हवास में एक रैशनल चॉइस की है। इनका लॉजिक स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, लोगों के पास फ्री विल होती है और लाइफ में उनके कुछ गोल्स होते हैं। स्टेप 2, उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो कभी कभी लीगली नहीं बल्कि इल्लीगल मीन्स यानी क्राइम चूज कर लेते हैं। और स्टेप 3, यहाँ आती है कानून की पावर। इनका मानना था कि इस क्राइम को रोकने का बस एक सॉलिड तरीका है और वो है फियर ऑफ पनिशमेंट। अगर सजा का पेन उस क्राइम से मिलने वाले प्लेजर से कहीं ज्यादा होगा तो लोग नेचुरली क्रिमिनल एक्ट्स को अवॉइड करेंगे। सिंपल, राइट? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सिसारे बेकरिया एंड बैड लॉज। बेकरिया को एक्चुअली क्लासिकल स्कूल का फाउंडर माना जाता है और ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी थ्योरीज डायरेक्टली और बहुत बार पूछी जाती हैं। बेकारिया ने उस वक्त का सबसे रेवोल्यूशनरी और बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने डायरेक्टली कहा, द कॉज ऑफ क्राइम इज नॉट बैड पीपल बट बैड लॉज। यानी सोसाइटी में क्राइम बुरे लोगों की वजह से नहीं बल्कि बुरे कानून की वजह से होता है। उनका मानना था कि जब लॉज अनफेयर होते हैं, आर्बिट्रेरली किसी पर भी लगाए जाते हैं, तो वो एसेंशली लोगों को क्राइम की तरफ पुश करते हैं। बेकारिया ने जो कोर प्रिंसिपल्स दिए ना दोस्तों, वही आज के हमारे मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स का बेस है। इस चेकलिस्ट को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। पहला, लॉज सिर्फ लेजिस्लेटर्स बनाएंगे और जजेस का काम सिर्फ उन्हें अप्लाई करना है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना नहीं। दूसरा, लॉ के आगे सब इक्वल हैं। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट उस क्राइम यानी एक्ट के बेसिस पर होनी चाहिए, क्रिमिनल के कैरेक्टर के बेसिस पर नहीं। चौथा, एक इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम में सजा हमेशा प्रॉम्प्ट, सर्टन और इफेक्टिव होनी चाहिए। और आखिरी, उन्होंने फियर्सली एडवोकेट किया कि डेथ पेनल्टी और टॉर्चर को पूरी तरह अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि कानून का काम प्रिवेंट करना है, क्रूअल्टी फैलाना नहीं। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, जेरेमी बेंथम्स यूटिलिटेरियन थ्योरी। बेकारिया के बाद इस स्कूल के दूसरे सबसे प्रोमिनेंट फिगर बेंथम थे। और एज अ मेंटर मैं आपको हमेशा ये टिप दूंगी कि इनकी वोकैब्युलरी और स्पेसिफिक टर्म्स पर एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर्स को ये टर्म्स पेपर में देखना बहुत पसंद है। बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी, जिसे हेडनिज्म भी कहा जाता है, उसकी पूरी फाउंडेशन इस एक सिंगल फ्रेज पर टिकी है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम का क्लियरली कहना था कि कोई भी लॉ बनाते वक्त हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना और दुख यानी क्राइम को रिड्यूस करना।
अब यहाँ आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म, फेलिसिटस कैलकुलस। इसको हेडोनिस्टिक कैलकुलस भी कहते हैं। थोड़ा भारी साउंड कर रहा है ना? लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। बेंथम कहते थे कि हर इंसान अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली एक कैलकुलेशन करता रहता है। क्राइम करने से पहले एक पर्सन उस एक्ट से आगे चलकर मिलने वाले प्लेजर को वेट करता है, उसके पॉसिबल पेन या पनिशमेंट के अगेंस्ट। बेसिकली ये एक मेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, प्लेजर ऑफ क्राइम वर्सेस पेन ऑफ पनिशमेंट। जस्ट इमेजिन कीजिए कोई बैंक रॉब करने की सोच रहा है। वो सोचेगा अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो बहुत पैसा मिलेगा, राइट? ये उसका प्लेजर है। लेकिन अगर पकड़ा गया तो सालों जेल में सड़ना पड़ेगा, जो कि पेन है। बेंथम का लॉजिक क्लियर था कि अगर इंसान को प्लेजर ज्यादा दिखेगा तो वो क्राइम करेगा, और अगर सजा का पेन ज्यादा दिखेगा तो वो वहीं रुक जाएगा। इस हीडनिस्टिक कैलकुलेशन को हमेशा लॉ के फेवर में रखने के लिए बेंथम ने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि पनिशमेंट्स हमेशा सर्टन, सिवियर और स्विफ्ट होनी चाहिए, यानी सजा इतनी सख्त और इतनी तेजी से मिलनी चाहिए कि क्रिमिनल को तुरंत अपने किए पर रिग्रेट हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रिक्ट सजा सपोर्ट करने के बावजूद बेंथम भी डेथ पेनल्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि मौत की सजा सोसाइटी में सिर्फ क्रूअल्टी बढ़ाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस? आइए देखते हैं सेक्शन 4 में, इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस। ये थ्योरीज सिर्फ फिलॉसफी या बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहीं, इनका एक्चुअल हिस्टोरिकल इम्पैक्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग था। इसने यूरोप के, स्पेसिफिकली ब्रिटेन और फ्रांस के लीगल लैंडस्केप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। जरा स्टैटिस्टिक पर गौर कीजिए। इंग्लैंड में क्लासिकल स्कूल के आइडियाज अप्लाई होने से पहले ऐसे 222 क्राइम्स थे जिनकी सजाएं मौत थीं। लेकिन 1820 से 1861 के बीच ये नंबर 222 से घटकर सिर्फ 3 रह गया। कैन यू बिलीव दैट? ये थे डायरेक्ट रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स इन थ्योरीज के। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी आते आते पूरी दुनिया में एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट आ चुका था। क्रिमिनल लॉज अब आर्बिट्ररी और क्रूअल नहीं थे, बल्कि ह्यूमेन, प्रोपोर्शनेट और फेयर बन चुके थे। दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम्स ने ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया था कि सजा का मकसद आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि क्राइम्स को रैशनली प्रिवेंट करना है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, क्रिटिसिज्म्स एंड लिमिटेशंस। देखिए, एक अच्छा लॉ स्टूडेंट वही होता है जो पिक्चर के दोनों साइड्स देखे। कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती और एग्जाम्स में इनकी लिमिटेशंस पूछी ही जाती हैं। इनका सबसे फंडामेंटल फ्लॉ ये था कि क्लासिकल स्कूल ने प्योरली सिर्फ एक्ट पर फोकस किया, यानी क्राइम क्या हुआ है। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि दुनिया के हर एक इंसान में फ्री विल और रैशनल चॉइस की एग्जैक्टली सेम कैपेसिटी होती है। पर रियलिटी में क्या ऐसा होता है? एब्सोल्युटली नॉट। जस्टिस सिस्टम को सिर्फ एक्ट पर नहीं, एक्टर पर भी फोकस करना पड़ता है। सोचिए, एक भूखा बच्चा अगर खाना चोरी करे और एक ग्रीडी बिलियनर करोड़ का घोटाला करे, तो क्या दोनों की मेंटल कैपेसिटी और रैशनल चॉइस बिल्कुल सेम थी? नहीं ना। ये 4 फैक्टर्स अपने एग्जाम नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिए। क्लासिकल स्कूल ने क्राइम को इन्फ्लुएंस करने वाले इन बहुत बड़े फैक्टर्स को टोटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं देखे, फैमिली प्रॉब्लम्स या पीयर प्रेशर जैसे सोशल कंडीशंस को भुला दिया, पॉलिटिकल ओप्रेशन और सबसे बड़ी बात फिजिकल इलनेसेस या मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कंसिडर ही नहीं किया। बाद में नियो क्लासिकल और मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट ने प्रूव किया कि क्राइम सिर्फ एक कैलकुलेटिव रैशनल चॉइस नहीं होती, बल्कि इन सभी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह क्लासिकल स्कूल ने लॉ, रैशनैलिटी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर मॉडर्न जस्टिस सिस्टम का बेस बनाया, भले ही उनमें कुछ फ्लॉज थे। सेशन रैप अप करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज के हमारे मॉडर्न लॉज भी रूट कॉजेस को सॉल्व करने की बजाय सिर्फ पनिशमेंट के डर पर ही ज्यादा डिपेंड करते हैं? इस पर थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये है गंगा एजुकेशन, आपके लीगल और एकेडमिक गोल्स का सबसे बड़ा सपोर्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.